अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आप सभी को दिल से खुशामदीद। मेरा नाम इमाद है और मेरा ताल्लुक कोटली नवाब से है। मेरी उम्र 25 साल है। मौलवी कासिम से हमारे पुराने खानदानी ताल्लुकात थे। कोटली नवाब में उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने वाक़या था। कासिम की शादी 2 वर्ष कबल गुजरावाला से हुई और उनकी बेगम गुजरावाला के कॉलेज से फारिग आलमा थी। साइमा कासिम से 2 साल छोटी थी। साइमा से ना कभी मुलाकात हुई थी, ना कभी सामना हुआ था और ना कभी उसे देखा था। मेरी अम्मी की साइमा के साथ अच्छी सलाम दुआ थी। मेरी छोटी बहन ज़ारा 5वीं जमात के पेपर से फारिग हुई थी और पढ़ाई का बहुत कुछ काम हुआ था। चुनाचा अम्मा ने साइमा से कहा कि रोज शाम को आकर ज़ारा को पढ़ा दिया करो। वैसे तो साइमा शायद ये फरमाइश पूरी ना करती, लेकिन दोनों घरों के दरमियान महज चंद फुट का फासला होने और कासिम के साथ हमारे खानदानी ताल्लुकात और अम्मा की साइमा के साथ दोस्ती की वजह से साइमा उनकी ये फरमाइश मान गई और मौलवी साहब भी उन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचे ये मामूल बन गया कि रोज शाम 4 बजे साइमा अपने अबायो निकाब में हमारे घर की बैठक में ज़ारा को पढ़ाने आ जाती। उस क्लास का दौरानिया 1 घंटा होता था और 5 बजे साइमा वापस चली जाती। उस दौरान बैठक के दोनों दरवाजे बंद रहते और घर का कोई भी मर्द साइमा के वापस जाने से कबल बैठक में कदम ना रख सकता था। साइमा को हमारे घर आकर ज़ारा को पढ़ाते। ये पहली मर्तबा साइमा से मेरा सामना हुआ कुछ यूं कि एक रोज शाम को 5:15 बजे अच्छी खासी आंधी आ गई। मैं गर्दो गुबार की वजह से घर की सब खिड़कियां बंद कर रहा था। मेरा यही अंदाजा था कि साइमा जा चुकी होगी, क्योंकि 5 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो कब बैठक की खिड़की बंद करने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर ठग गया कि साइमा और ज़ारा अभी तक बैठक में मौजूद थी। साइमा के ऊपर उस वक्त अबाया मौजूद ना था, क्योंकि वो आकर अबाया उतार देती थी और जाने से पहले दोबारा अबाया पहन लेती थी। अबाया के बगैर साइमा पर नजर पड़ते ही मेरा दिल जैसे अचानक साख्त हो गया। इंतहाई खूबसूरत नकूश और खिली रंगत, पुरकशिश जिस्म की मालिक साइमा गोया देखने में एक हूर परी लग रही थी। मुझे देखते ही साइमा ने अपना चेहरा ढक लिया और मैं सॉरी कहकर वापस पलट गया। वो चंद लम्हे मेरे सोचने का अंदाज बदल गए। उससे कबल साइमा मेरे लिए महज एक काबिल इज्जत खातून थी, जो अपने कीमती वक्त में से 1 घंटा निकालकर मेरी बहन को तालीम से आरास्ता करने के लिए आती थी। लेकिन वो पहली नज़र सब कुछ बदल गई। उसकी दिल फरेब उजली रंगत, गहरी निगाहें, जादुई हुस्न के हामिल भरे भरे होंठों और खूबसूरत नकूश ने जैसे मुझ पर एक जादू सा कर डाला। लेकिन अफसोस कि साइमा शादीशुदा थी और मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। लेकिन साइमा से दोस्ती की तमन्ना मेरे दिल में अंगड़ाई ले चुकी थी। लेकिन मैं जानता था कि ये काम नामुमकिनात में से एक है। एक तो साइमा मजहबी घराने के चश्मो चिराग थी, ऊपर से एक मौलवी की बीवी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत हारने से इनकार कर दिया और ये सोचने लगा कि उस हुस्न की देवी से ताल्लुक कैसे इस्तकबार किया जाए। मुझे कासिम साहब पर रश्क आने लगा। कैसी खुश बदन हसीना उसकी बीवी। चंद दिन बाद शाम के वक्त अम्मा जान ने मुझे बिरयानी की प्लेट ढक कर दी कि कासिम साहब के घर दे आओ। मैं जब कासिम साहब के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, असर का वक्त करीब था और शायद कासिम साहब मस्जिद के लिए निकल चुके थे। दरवाजा खटकाने के 1 मिनट बाद साइमा की आवाज मेरे कानों से टकराई। कौन है? मैं इमाद हूँ। अम्मा ने बिरयानी देकर भेजी है, वसूल कर ले। 4 सेकंड बाद दरवाजा खुला। साइमा ने अपने दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था। प्लेट पकड़ाते हुए बेइख्तियार मेरा हाथ उसकी उंगलियों से टकरा। वो झेम कर पीछे हो गई। 1 मिनट ठहरो, मैं प्लेट वापस लेकर आती हूँ, साइमा ने कहा और अंदर चली गई। 1 मिनट बाद वो लौटी और उसने खाली प्लेट मुझे थमाई। कासिम साहब कहाँ हैं? आज उससे कबल के वो दरवाजा बंद करते। मैंने पूछा। मस्जिद गए हैं, साइमा ने कहा। ओ अच्छा, मैं भी कहूँ इस वक्त घर मौजूद नहीं। पहले तो कासिम साहब ही दरवाजा खोलते थे। हमेशा मैंने जानबूझकर बात जारी रखने के लिए कहा, तुम मस्जिद जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वक्त असर का है। साइमा के लहजे में हल्की सी सरजांश थी। मैंने कहा, मैं जो इतना नेक होता तो कासिम साहब की तरह मेरा रिश्ता भी इतने अच्छे घराने में होना था। इस पर वो हल्की सी हंसी और बोली, समझ रही हूँ तुम्हारी अब तो शादी की उम्र है, लेकिन तुम्हारे घर वाले तवज्जो नहीं दे रहे। मैं शासी से बात करूंगी कि तुम्हारे रिश्ते का कुछ सोचें। बहुत शुक्रिया साइमा, अम्मा जान ने कहा भी की सुनती हैं, मैंने कहा और प्लेट संभाली और वापस चल पड़ा। मैं बात को मजीद तवील नहीं करना चाहता था कि
کہ کہیں گلی میں آتے جاتے کوئی دیکھ نہ لے۔ سائمہ کے ساتھ میں بات چیت کا آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کے پیار کی لذت تو پانے میں بھی ابھی کئی مراحل باقی تھے۔ اس کے بعد 2 ہفتے گزر گئے، نہ تو میرا سائمہ سے سامنا ہو سکا اور نہ کوئی بات۔ پھر ایک شام کو کچھ ایسا ہوا کہ جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے پراپرٹی آفس سے واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ جب قاسم صاحب کے گھر کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کچھ انتہائی مدھم سی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں۔ میں دیوار کے بالکل نزدیک ہو گئی اور اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر نظر موبائل پر جما دی کہ جیسے میں کوئی میسج پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے اپنے کان ان آوازوں پہ دھرے رکھے جو گھر میں سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 لوگوں میں کوئی جھگڑا یا تلخ کلامی چل رہی ہو، کیونکہ وہ آوازیں بہت دھیمی تھی، یعنی گھر کے اندرونی سے ابھر رہی تھی، پر اتنا صاف ظاہر تھا کہ قاسم صاحب کا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی جو کہ سائمہ کے سوا اور کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ میں ان کے الفاظ نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن ان دونوں کی آواز میں موجود غصے کو سمجھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی اور میں سوچ میں ڈوبے ذہن کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دیر تک اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ آخر ان دونوں کے بیچ ایسا کیا اختلافات کہ یوں جھگڑے تک نوبت آ پہنچی۔ حالانکہ قاسم صاحب تو اپنی متانت اور نرم و دلی کی وجہ سے خوب مانے جاتے تھے، اور مجھے ان پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایسی حور سی بیوی پر غصہ کر رہے تھے کہ جیسی لڑکی کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کے بعد 1 ہفتہ تک سائمہ زارا کو پڑھانے گھر نہ آئی۔ میں نے اماں کو زارا سے بات کرتے سنا کہ سائمہ مائکے گئی ہوئی ہے۔ پھر 1 ہفتے بعد قاسم صاحب ایک دن کے لیے اپنے ایک شاگرد کو اپنی جگہ کی ذمہ داری دے کر چلے گئے، اور شام کے وقت ہی ان کی واپسی ہوئی۔ اگلے دن سائمہ پھر سے زارا کو پڑھانے واپس آ گئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ قاسم صاحب سائمہ کو لینے اس کے گھر گئے تھے۔ اب سائمہ زارا کو پڑھانے باقاعدگی سے آنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی ہفتے پھر سے غیر متوقع واقعہ ہو گیا۔ میں شام کے وقت گھر کا کچھ سودا سلف لانے کے لیے بازار جانے کی خاطر گھر سے نکلا تو قاسم صاحب کے گھر کے نزدیک سے گزرتے وقت مجھے پھر سے لڑائی جھگڑے کی کچھ دھیمی سی آوازیں سنائی دی، اور اب کی مرتبہ اس جھگڑے کا دورانیہ بھی زیادہ تھا۔ اب یہ بات تو صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ کچھ عرصے سے قاسم اور سائمہ کے درمیان معاملات اچھے نہیں، لیکن اس کی وجہ کیا تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت تو میں بازار کی سمت چل دیا، تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ سائمہ سے ضرور پوچھوں گا، اور پھر مجھے چند دن بعد سائمہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اگلے ہفتے اماں کی ایک کزن کی شادی تھی، اور شادی میں شرکت کے لیے گھر والوں کو کپڑے وغیرہ کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ چنانچہ اماں نے مجھ سے کہا کہ قاسم کے گھر پیغام دے آؤ کہ سائمہ کو بتا دیں آج شام ہم گھر نہیں ہوں گے، آج پڑھانے نہ آئیں۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ پیغام نہیں دیا، کیونکہ چند دن پہلے ہی 2 نئے جوڑے سلوائے تھے، اس لیے مجھے نہ تو نئے کپڑوں کی ضرورت تھی نہ ہی شاپنگ پر جانے کی۔ اس طرح سے گھر والے شاپنگ پر چلے گئے اور میں گھر ہی رک گیا۔ حسب سابق میں نے بیٹھک کا وہ دروازہ اندر سے کھول دیا جو باہر گلی میں کھلتا تھا، اور خود میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سائمہ کے آنے کا وقت ہو گیا اور مجھے بیٹھک کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھا اور بیٹھک کے گھر والوں کے دروازے کی جانب بڑھا اور ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ توقع کے مطابق سائمہ بیٹھک میں پہنچ چکی تھی اور اپنا عبایا اتار رہی تھی۔ زارا کی جگہ مجھے بیٹھک میں دیکھ کر بیک وقت حیران اور کنفیوز سی ہو گئی۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے جھجکتے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، آپ کے گھر بتانے آ ہی رہا تھا کہ آج زارا کی چھٹی ہے، بس زارا دیر ہو گئی بتانے میں۔ اور اچھا میں پھر چلتی ہوں، سائمہ نے کہا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ میں نے کہا 1 منٹ ذرا رکیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو سائمہ کے اٹھتے قدم تھم گئے اور کہا ہاں بولو۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، کیوں کیا ہوا؟ سائمہ نے الجھے لفظوں میں کہا۔ دراصل 1-2 مرتبہ ایسا ہوا میں گلی سے گزر رہا تھا تو آپ کے گھر سے کچھ لڑائی جھگڑے کی سی آوازیں آنے، اس لیے مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس نے تیز لفظوں میں کہا، جیسے جلدی جلدی بات ختم کر کے وہاں سے نکلنا چاہتی ہو۔ سائمہ میری بات سنیں، اگر آپ کا قاسم سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، اور صرف شیئر ہی نہیں، اگر قاسم کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تو آپ مجھ سے دوستی رکھ سکتے۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ آخر کار ہمت جٹا کر میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنے گھٹیا اور چھچورے نکلو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
मैं आज के बाद तुम्हारे घर किसी सूरत नहीं आ रही और ना ही उसके बाद तुम कभी मेरे सामने आने या मुझसे बात करने की कोशिश करना, वरना मैं ये सब कासिम को और फिर वो जाने और तुम्हारी फैमिली जाने। साइमा ने गुस्से से उबलती आवाज में कहा और दरवाजा खोलकर चली गई। साइमा चली गई और मैं गहरी शर्मिंदगी में डूब गया कि मुझे इस तरह सीधे लफ्जों में ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आखिर वो एक मजहबी घराने के चश्मो चिराग शादीशुदा औरत थी। इसके बाद 3 दिन गुजर गए और साइमा ज़ारा को पढ़ाने के लिए नहीं आई और मुझे इस बात की परेशानी लाहक हो गई कि जब अम्मा साइमा से न आने का सबब पूछेंगी तो कहीं साइमा उन्हें ये सब कुछ बता ही ना दे। लेकिन फिर अचानक चौथे दिन साइमा ज़ारा की क्लास लेने आ गई, जिससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि अम्मा ने साइमा को दोबारा आने के लिए कहा होगा और उसने अम्मा की दोस्ती का लिहाज करते हुए ये दरख्वास्त कबूल कर ली, बगैर उन्हें बताए कि इस रोज क्या हुआ था। साइमा को फिर से पढ़ाने आता देख मेरा दिल शर्मिंदगी और परेशानी से भर गया। कितना गिर गया था मैं कि एक शादीशुदा पाक-बाज औरत पर प्यार की निगाह रख बैठा था, और कितना बड़ा दिल था साइमा का कि जिसने मेरी बदतमीजी को नजरअंदाज कर दिया था और इस बात को राज ही रखा था, वरना मैं अपने खानदान और माशरे को क्या मुंह दिखाने के काबिल रहता। अब मुझ में साइमा का सामना करने की हिम्मत तो ना थी, ताहम दिल में एक दबी दबी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं साइमा से अपनी हरकत पर माफी मांग सकूं। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि चंद रोज बाद मेरी अम्मा की कजन की शादी सर पे थी और उसमें शिरकत के लिए घर वालों को 2 रोज के लिए गुजरावाला जाना था। ताहम मुझे गैर मुतवक्का मसरूफियत ने आन घेरा और वो ये कि लाहौर से आई एक पार्टी को यहीं कोटनी नवाब में कुछ जरी जमीनों का दौरा करवाना था, पक्की करवाई जा सके। चुनाचा सुबह 7 बजे रवानगी से कबल अबू ने मुझे हदायत की कि मैं आज उस पार्टी को जमीनों का विजिट करवा दूं और दोपहर के वक्त रवाना होकर रात को गुजरावाला पहुंच जाऊं, जिस पर मैंने हामी भर ली। खिलाफे तवक्को 8 बजे ही वो लोग आ पहुंचे। पता चला कि वो लोग गुज़श्ता शाम ही पहुंच गए थे। उन्होंने यहीं एक रिश्तेदार के यहाँ रात को कयाम किया था। बहरहाल बगैर ताखीर के मैंने उन्हें जमीनों का विजिट करवाया। ये जरे जमीन देखकर उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया और 3 दिन बाद दोबारा राब्ते करने का वादा करने के बाद वापसी के लिए रवाना हो गए। विजिट करवा कर मैं घर वापस पहुंचा तो सुबह के 9 बजे थे। मैंने सोचा अब जल्दी फरागत हो ही गई है तो जल्दी ही गुजरावाला रवाना हो जाऊंगा। चुनाचे में फ्रेश होने के लिए नया लिबास पहनने के बाद मैं गुजरावाला रवानगी की तैयारी कर ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है, मैं ये सोचते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा और दरवाजा खोला। ये देखकर जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक गई कि दरवाजे पर साइमा थी। आज उसने अबाया ना पहन रखा था, अलबत्ता दुपट्टे से चेहरा ढक रखा। आप यहाँ? मैंने हैरत से कहा, क्योंकि एक तो वक्त भी सुबह का था और ऊपर से शाम को भी उसका आना नहीं बनता था, क्योंकि साइमा को अम्मा ने शादी पर जाने की इतला कर दी थी। बे वक्त आने के लिए माजरत, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, साइमा ने अंदर कदम रखते कहा और मैं पीछे हट गया और मैंने कहा, मैं भी कई दिन से आपसे मिलना चाह रहा था और माजरत करना तो मेरा बनता है जो उस दिन आपसे यूं बदतमीजी से पेश आया। बस जवानी के जोश में अंधा हो गया था। उम्मीद है आप मुझे नादान समझकर माफ कर देंगी। साइमा ने कहा, क्या हम बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा और दरवाजा बंद किया, जिसके बाद हम दोनों बैठक में पहुंचे। हमने सामने सोफों पर बैठने के बाद चंद मिनट तक खामोशी रही। अब दुपट्टा उसके चेहरे पर ना था और उसका चांद सा मुखड़ा मेरे सामने था। साइमा ने कहा, समझ नहीं आ रही कि कहां से बात शुरू करूं। शायद उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही सख्त बोल गई तुम्हारे साथ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बात ही ऐसी थी जिसे कोई भी शरीफ लड़की बर्दाश्त ना कर पाती। जिस पर साइमन एक ठंडी आ भरी, यही शराफत अब मैं जिंदगी में जहर घोल रही है। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना? साइमन ने अफसरदा लहजे में कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि कासिम के साथ मेरी कौन सी ना चाकी चल रही है। आज वही दुखड़ा तुम्हें सुनाने आई हूँ, क्योंकि ये बात मैं ना तो अपने घर में किसी से कर सकती हूँ ना और किसी से। मैंने कहा, जो भी बात है आप बिला झिझक मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं जो भी कर सका करूँगा। साइमा ने कहा कि बात कुछ यूँ है कि जब हमारी शादी हुई तभी से ये मसला चल रहा है। कासिम मुझ पर तवज्जो नहीं देते और वो 2-2 हफ्तों बाद मेरी तरफ मुतवज्जो होते हैं, और यही वजह है कि हमारे दरमियान अब तलखी बढ़ते बढ़ते झगड़ों तक पहुँच चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक